वेलकम टू आउटशाइन क्लासेस। तो पहले ही बता दूं कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इनटू द कोर्सेज, आप चैनल के अबाउट में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट एनरोल्ड इनटू आवर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो विद दिस विल स्टार्ट विद द पोर्शन जो हमें जो हमें रहता है इस वाले कार्बन एल्डिहाइड्स कंपाउंड्स के चैप्टर में। सो लास्टली वी हैड हमने कंप्लीट किया था, नॉमेनक्लेचर देख लिया था। ठीक है, एंड नाउ वी विल लुक एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, हमें दो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। दीज आर दी एथेनोइक एसिड एंड दी एथेनॉल। तो पहला आप देखोगे इथेनॉल और एथेनोइक एसिड की अगर आपको फॉर्मूला देखनी है तो आपका C2H5OH हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपका एथेनॉल का हो जाएगा। इथेनोइक एसिड आपका C2H5C, इसका आप रखोगे, सॉरी आप इसका रखो, it will be like this. Okay, this will be CH3COOH. So this will be your एथेनोइक एसिड की फॉर्मूला। ठीक है, अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है एथेनोइक एसिड की, मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन दिया है इनके बीच में। ठीक है, आपको इसकी पंजेंट स्मेल होती है, प्लेजेंट स्मेल होती है। दिस हैज द फॉलोइंग 290 केल्विन एज मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है एथेनॉल का। ठीक है, बीवेयर ऊपर क्या लिखा है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट आपका 391 केल्विन होता है प्लस 351 केल्विन होता है। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है आपका मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ये हम पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप देखोगे एथेनोइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज लार्जर देन एथेनॉल। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ज्यादा होता है। एक और अगर आप टेबल देखना चाहोगे, ठीक है, ये तो पहली पॉइंट डिस्कस हो गया है। इसका बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है, और इसका सावर इन टेस्ट होता है। अगर आप एसिड्स के याद करोगे, एसिड्स जो होते हैं वो सब सार इन टेस्ट होते हैं ना। तो इथेनोइक एसिड होता है वो फ्रीज हो जाता है विंटर में। ठीक है, इट फ्रीजेस इन विंटर। लेकिन आपका जो एथेनॉल होता है इट डज नॉट फ्रीज इन विंटर। ठीक है, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी यूज कर लेते हैं एथेनॉल। ठीक है, ये तो हो गई इनकी, दीज वर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंडिविजुअली। पहले अगर आप इथेनॉल की प्रॉपर्टीज देखोगे, ये रिएक्ट करता है विद सोडियम। ठीक है, तो वो बनाता है एक, इसके साथ क्या बनाएगा, इसका सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द रिएक्शन। एथेनॉल आपका रिएक्ट होता है विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। अगर आप देखोगे, अगर आप क्लोजली इसको देखोगे, दिस इज जस्ट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मैंने बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो आपकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है। अगर गेन होता है, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो आपका रिडक्शन होता है। तो जरा इधर पे आप एक बार देख लो, सोडियम जो है, सोडियम जो है Na से Na पॉजिटिव हो गया। ठीक है, Na पॉजिटिव हो गया इधर पे, सो इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और H जो था यहाँ पे, H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव आपके राइट साइड में H2 में रिड्यूस हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए। सो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, जो इलेक्ट्रॉन आपका सोडियम ने खो दिया था वो चला गया हाइड्रोजन के पास, और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिड्यूस हो गया। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चल रही है इधर पर। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी आ गई इसकी इथेनॉल की। दूसरी प्रॉपर्टी है, इट इज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में आपको पता है आप वाटर इससे लूज करवा रहे हो इसको। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में कैसे आप करोगे, नेचुरली इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इट, है ना, हीट करोगे इसको। तो आपको 170 डिग्रीज तक इसको हीट करके आप इसमें से आप एथेनॉल को इथीन बना सकते हो। ठीक है, इथीन बना सकते हो एथेनॉल को आफ्टर डिहाइड्रेशन अप टू 170 डिग्री सेल्सियस। इसका एक पूरा टेबल आता है, दिस इज टेबल। ये आपका एथेनॉल है, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर आप 110 डिग्री तक इसको गर्म करते हो तो इट बिकम्स योर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन के साथ और सल्फेट के साथ ये रिएक्ट हो जाता है। इफ यू इंक्रीज द हीट, अगर आप 140 डिग्रीज तक पहुंच रहे हो तो आपका डाई इथाइल ईथर बनता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इथर है। इथर मैंने आपको बताया था ROR होता है,
और आपका अल्काइल ग्रुप होता है साइड से, और इसका नाम भी आता है ईथर। पहले इसको ईथर लिखते हैं, इसके सफिक्स में ईथर लिखते हैं, और इसका जो पहले नाम आता है वो आता है कि आपके कौन सा ये आया है, डाई अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कोई डाई अल्काइल ग्रुप आप लिख रहे हो या कौन कौन सा अल्काइल ग्रुप है उसी का नाम पहले लिखते हैं, ईथर आप बाद में लिखते हो। अगर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, यहाँ पे इथाइल है इधर से भी और इधर से भी इथाइल है, यानी दो इथाइल है, दो इथाइल को यू रिप्रेजेंटेड एज डाई इथाइल, और ईथर मैंने कहा एंड पे जोड़ना है, सो इट इज कॉल्ड एज डाई इथाइल ईथर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर आप इसको फिर से हीट कर रहे हो अप टू 170 डिग्री सेल्सियस, तो आपका जो एंड पे रिजल्ट आ रहा है वो इथीन आ रहा है। अगर आप इसमें देखोगे, इसमें सब में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इससे भी आपने वाटर मॉलिक्यूल खो दिया है इसमें, है ना, हीटिंग के थ्रू आप वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करवा रहे हो। फाइन, मूविंग ऑन। जो केमिकल, ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। अब एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला आपका है ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मेटालिक सॉल्ट्स, ठीक है, रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म मेटालिक सॉल्ट्स। एसिड्स तो रिएक्ट करते हैं विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स, ये तो पता है, एसिडिक इन नेचर है ये, ठीक है। अब अगर आप, लेकिन आप हमेशा याद रखोगे जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो भी होते हैं, दे आर ऑल वीक एसिड्स। सारे जो होते हैं दीज आर वीक एसिड्स, ये सब वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट कि ये सब जो होते हैं दीज आर वीक एसिड्स। अभी अब एसिड तो हमें पता है, वो अगर करता है बेस के साथ, एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो आपका जो बनता है एक सॉल्ट बनता है, प्लस आपका वाटर प्रोड्यूस हो जाता है ना, ये तो पता है, ये हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है, तो वही तो हो रहा है इधर पर, आपका ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा एंड टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अभी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्टिंक्शन आती है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बीच में। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ ये रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो चीजें, ये तीन चीजें इनफैक्ट, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोड्यूस कर लेता है बाय रिएक्टिंग विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम आगे देखेंगे व्हेन आई विल बी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टू, आप वहां पे इसकी रिएक्शन देख लोगे नेक्स्ट टेबल में। तो रही बात, आपको दो प्रोसेस एथेनोइक एसिड के काफी याद रखना है। फर्स्ट इज द एस्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन, इसलिए मैंने जोड़ा है यहाँ पे, वो मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करूंगा। एस्टेरिफिकेशन की बात करें तो एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिएक्ट करवाते हो। अल्कोहल मैंने बताया OH ग्रुप जिसके साथ अटैच्ड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके साथ COOH ग्रुप अटैच्ड होगा, कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO फॉर्म टू फॉर्म एस्टर, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा एस्टेरिफिकेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। एस्टर क्या होता है, एस्टर आपका होता है फॉर्मूला RCOOR, ठीक है, RCOOR, ठीक है, ये आपका एस्टर बनता है। ईथर में क्या था, ROR, दिस वाज योर ईथर, ROR आपका ईथर था, और RCOOR वाला जो आपका फंक्शनल पाता है दैट बिकम्स योर एस्टर, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कुछ अलग होती है, इसका इथाइल एथनोएट होते हैं। खैर इसकी नेमिंग आपको और पढ़नी है वंस यू रीच अप टू दी हायर क्लासेस, इसकी थोड़ी डिफरेंशियल नेमिंग होती है, वो भी देखेंगे। तो फिलहाल आपको सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बाय कंबाइनिंग अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो ये होता है एस्टेरिफिकेशन। दूसरा आप देखोगे सपोनिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं, इसी एस्टर जो होता है, एस्टर को आप रिएक्ट करते हो विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट एंड एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है, सोडियम एंड अल्कोहल, सॉरी, सोडियम एंड अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपकी ये आ गई, इक्वेशन आ गई। और ये याद रखो कि सपोनिफिकेशन ही आपकी है वो वाली रिएक्शन जिससे आप सोप बनाते हो। तो सोप जो आप बनाते हो दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सपोनिफिकेशन, जिसमें आप एस्टर को रिएक्ट कराओगे विद कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कॉस्टिक सोडा भी बोलते हो, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया हो, नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट कर लो साइड से, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ठीक है। आ जाता है बीच में, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, आ सकता है क्वेश्चन, तो ये आपका टेबल बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दोनों वैसे लिक्विड ही होते हैं, तो कोई खास डिस्टिंक्शन का पॉइंट भी नहीं है। द पॉइंट इज कि ये फ्रीज हो जाता है इन विंटर, कौन सा एथेनोइक एसिड, ये आपका फ्रीज
ये आप इसमें जोड़ देना कि ये आपका फ्रीज तो नहीं होता है, ठीक है, ये फ्रीज नहीं होता है, दिस डजंट फ्रीज इन विंटर एथेनॉल। अच्छा, दूसरा है ये आपका कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं होता है एथेनॉल। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये है आपकी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने बताया था ये आपको क्या बनाएगा, सॉल्ट ऑफ सोडियम, ठीक है, विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो आप ये रिएक्शन अच्छे से देख सकते हो। ये एथेनॉल जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं होता है। अगर आप एथेनोइक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सिंपल है, एथेनोइक एसिड इज एन एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट और बना वाटर, आ गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो दिस बिकम्स योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सिंपल है। आप एथेनॉल को, आप हमेशा याद रखोगे अल्कोहल्स को, अगर आप अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते जाओगे तो एंड रिजल्ट जो आपको आएगा वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इसको ऑक्सीडाइज करके। तो आप ऑक्सीडाइज किससे कर रहे हो, विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, ठीक है, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट से आप कर रहे हो, या आप इसको पोटेशियम परमैंगनेट से करोगे, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे जो है इथेनोइक एसिड को आप ऑक्सीडेशन नहीं होती है इथेनोइक एसिड की, ठीक है, इथेनोइक एसिड की आपको ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो दिस इज अ टेबल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएट मैंने इनकी किया है इन दो के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सो वी मूव ऑन टू सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन होगा ही होगा बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है, डेफिनेशंस देखनी है, स्ट्रक्चर देखना है, इसका क्लेंजिंग एक्शन देखना होता है, ठीक है, मिसेल फॉर्मेशन देखना होता है, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं। तो सोप्स क्या होते हैं, सोप्स आर डिफाइंड एज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स का क्या मतलब होगा, कोई ऐसे एसिड्स, ठीक है, जिनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होगा। आप देखो पाल्मेटिक एसिड की बात करें, देखो साइज बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी चेन है, C16H32O2, इट्स अ वेरी लॉन्ग चेन, along with stearic acid C17H35CO2 और H, ठीक है। सो इट्स अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत लंबा मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हायर फैटी एसिड्स, ठीक है। अब इनकी जनरल फॉर्मूला क्या होती है, इट इज RCOO, ठीक है, RCOO, ये आपका नेगेटिव पोर्शन होता है और Na पॉजिटिव आपका पॉजिटिव पोर्शन होता है, ठीक है, ये इसमें आयंस बनते हैं। अब आर मैंने बताया था अल्काइल ग्रुप होता है, वही बता रहा है, अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जो इसका रेंज होता है दैट इज यूजुअली फ्रॉम 12 to 18 कार्बन एटम्स की इसकी रेंज होती है। तो पहली बात है सोप क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत है। दूसरा अगर आप देखोगे डिटर्जेंट्स में क्या होते हैं, एमोनियम और सल्फोनेट और सल्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है अलोंग विद द सोडियम सॉल्ट, मतलब सोडियम सॉल्ट तो ये बन रहा है लेकिन उसके साथ सल्फोनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, सल्फोनेट या सल्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा, उसके साथ सल्फोनेट या सल्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा। तो आपकी जनरल फॉर्मूला इसकी बन जाती है RSO4 नेगेटिव और यहाँ पे Na पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज फॉर योर डिटर्जेंट्स जनरल फॉर्मूला, दिस इज फॉर योर सोप्स, ये आपकी जनरल फॉर्मूला फॉर सोप्स बन जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके चेनी फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखोगे सोडियम स्टेरेट, ठीक है, सोडियम स्टेरेट आपका C17H35 है, गिन लेना सब आए बराबर की नहीं, ठीक है। आप ये दो पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करो, आप ये दो देखो आराम से, ये दो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी, ठीक है। सोडियम स्टेरेट है ये, ठीक है, दिस बिकम्स योर डिटर्जेंट, ये आपका डिटर्जेंट आता है। ये देखो सल्फेट ग्रुप अटैच्ड है, जहां पे भी आपको सल्फेट ग्रुप दिखेगा अटैच्ड, इसका मतलब ये डिटर्जेंट है। अगर सल्फेट ग्रुप अटैच नहीं हुआ और सोडियम ऑलरेडी है और सल्फेट ग्रुप अटैच नहीं हुआ, मींस इट इज अ सोप, ठीक है। तो अगर आप देखोगे पहली डिस्टिंक्शन, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट्स एंड सोप्स आपको इधर ही पे मिलता है। आपका जो सल्फेट ग्रुप होता है वो सल्फेट ग्रुप डिटर्जेंट्स में होता है, लेकिन सोप्स में आपका सल्फेट ग्रुप नहीं होता है। सो दिस बिकम्स अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू। और इसके साथ हमें आगे स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना है, ठीक है, वो भी देख लेंगे, आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था पिछले वाले स्लाइड्स में, आप सपोनिफिकेशन करते हो, ठीक है, सपोनिफिकेशन करते हो, क्या मैंने बताया था, सपोनिफिकेशन में आप एस्टर को क्या कर लेते हो,
एस्टर को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोप, ठीक है, वही देखेंगे। आपका वेजिटेबल ऑयल है, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल, वो भी एस्टर ही होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। तो आप अगर इसका ये देखना चाहोगे टेबल के थ्रू डिस्क्राइब कर लेते हैं। ऑयल्स एंड फैट्स, यही वो एस्टर वाली चीजें हैं। ये सोडा लिख, यहाँ पे आप कॉस्टिक सोडा लिख देना, ठीक है, राइट इट डाउन एज कॉस्टिक सोडा, ठीक है, आप कॉस्टिक सोडा के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हो टू फॉर्म, ये प्रोसेस बन गया सपोनिफिकेशन, और आपका रिजल्ट क्या आता है, दिस इज सोप प्लस ग्लिसरीन। फिर आप सोप और ग्लिसरीन को सेपरेट कर लेते हो, ग्लिसरीन आपका अलग प्रोडक्ट में चला जाता है, सोप आप अलग से यूज कर लेते हो, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली विद आपको देखना है इसके साथ किस तरीके से केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो ये फिलहाल आपको फ्लैट स्प्लिटिंग तो नहीं करना है, ठीक है, फैट स्प्लिटिंग नहीं करना है, तो यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सपोनिफिकेशन। ये ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, ये एक आपका एस्टर है, ठीक है, ठीक है, ये आपका एस्टर आ गया है ना, RCOOR, ये एस्टर है। इसको आपने रिएक्ट कराया किसके साथ, NaOH के साथ, आपको बना RCOONA, ठीक है, आपका सोप आ गया प्लस आपका ग्लिसरीन आ जाता है। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस एक्चुअली अकर्स, ठीक। दिस वाज अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का भी इसी तरीके से प्रोसेस होता है, सिर्फ उसमें सल्फेट ग्रुप अटैच होता है। मगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि सपोनिफिकेशन, आपको सिर्फ ये प्रोसेस याद रखना है, सपोनिफिकेशन किस तरीके से होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर आपने देखा होगा इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, ठीक है, स्प्रिंग जैसा है और सामने कुछ ये मतलब टैडपोल जैसा स्ट्रक्चर है, अगर आप याद रखोगे टैडपोल जैसा स्ट्रक्चर है। सो इसके दो पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है ये फैटी एसिड या चेन पार्ट होता है, ठीक है, फैटी एसिड पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है ये, ठीक है, ये आयोनिक पार्ट होता है, ठीक है, ये आयोनिक पार्ट होगा, ये वाला आयोनिक पार्ट होता है। दिस इज ये जो होता है आपका, दिस इज योर हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये वाला साइड, फैटी वाला साइड, और आयोनिक पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है ये, ठीक है, हाइड्रोफोबिक और फिलिक। अगर आपको याद रहेगा, आप ये याद रखना, फोबिया जो होता है, फोबिया मींस फेयर, फोबिया मींस फेयर, ठीक है। तो मतलब ये वाला साइड जो है, हाइड्रो मींस वाटर, ये वाला पार्ट जो है ये पानी से दूर भागने की कोशिश करता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ये पानी को अट्रैक्ट करता है या पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको डर्ट को अट्रैक्ट करता है, ये वाला पार्ट आपको पानी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, तो आप इसको देखोगे, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अलोंग हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये वाला पार्ट, ये फैटी वाला पार्ट, सॉल्युबल या फैटी पार्ट जो होता है, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, बताया मैंने। दूसरा होता है शॉर्ट आयोनिक पार्ट, ये वाला लंबा होता है, ठीक है, ये छोटा होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है दैट इज वाटर सॉल्युबल या वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, इन शॉर्ट। आपका ऐसे मॉलिक्यूल का लेवल बन जाता है, दिस इज योर शॉर्ट आयोनिक पार्ट, दिस इज योर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये डर्ट को अट्रैक्ट करेगा, देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये डर्ट है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है, और जो इसका जो हेड है, ये वाला पार्ट है आयनिक पार्ट, ये वाटर के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप जो ही आप इसको वॉश करते हो, पानी मूव होता है, ठीक है। तो ये तो अटैच्ड है ना यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट इसके साथ, और ये पानी के साथ मूव करता है अट्रैक्ट होके। सो देयरफॉर ये अपने साथ जो है ये एक ये मतलब एक मान लेते हैं इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, ये ग्रीस या अपना इस डर्ट को अपने साथ उठा के ले जाता है पानी के साथ, ठीक है, क्योंकि ये अटैच हो जाता है, यहाँ पे ये अटैच हो गया होता है इसके साथ, डर्ट के साथ, है ना, दिस इज योर डर्ट। तो ये आपका इसके साथ अटैच हो जाता है और ये वॉश ऑफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेता हूँ, आई होप ये समझ नहीं आ गया होगा, तो फिर से पीछे से रिपीट करके देख लो। दिस आपका क्लेंजिंग एक्शन होता है, वही जो मैंने बताया अभी वही चीज हो रही है, ठीक है। आपका मान लेते हैं यहाँ पे डर्ट है, इसके पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, एक साइड पे अटैच हो जाता है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल आ जाता है, यहाँ पे भी ऐसे तरीके से मॉलिक्यूल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो अटैच हो गए ना इधर पर, तो इनने डर्ट को अपने साथ बंद कर लिया, पकड़ के रख लिया डर्ट को। तो जो ही आप वॉश करते हो पानी के साथ, तो ये तो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, हेड वाला पार्ट, तो ये खुद को इसके साथ
निकल जाते हैं ये वाले मॉलिक्यूल्स, और डर्ट को भी अपने साथ उठा के ले जाते हैं, ठीक है, इस पानी जो मूव हो रहा है उसके साथ। तो आप ये एक बार देख सकते हो, ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ लो एक बार। वही चीज़ है जो मैंने बताया, वही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो वही टैडपोल टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ये इस तरीके से जिगजैग होता है, जिगजैग बनाना होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको डर्ट को पकड़ लेता है, ये वाला पार्ट आपका पानी के साथ मूव कर लेता है, हेड वाला पार्ट, ठीक है। वही चीज़ है, एक बार पढ़ लेना ये। अच्छा, और दूसरी चीज़, हाँ, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है मिसेल। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मिसेल। मिसेल क्या होता है? एक स्ट्रक्चर, मान लेते हैं यहाँ पे डर्ट है, तो इधर पे तो एक पार्टिकल होगा, उधर पे दूसरा मॉलिक्यूल ने पकड़ के इसको रखा, तीसरे मॉलिक्यूल ने पकड़ के रखा, इसी तरीके से इसको सब साइडों से मॉलिक्यूल्स ने पकड़ के रखा है। अब जो ही ये पानी के साथ निकल गया, ये पानी में इस फॉर्म में सस्पेंडेड होगा ना, इस स्टेट में सस्पेंडेड होगा। इस स्ट्रक्चर को आप मिसेल बोलते हो, इस स्ट्रक्चर को आप मिसेल बोलोगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस पार्ट। नहीं है फिर आ रहा है समझ, तो फिर से रिपीट कर लो इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। क्लेंजिंग एक्शन में आप फिर से देखोगे, जो मैंने बताया ये मैंने अच्छे से डायग्रामेटिकली इधर पे दिखाया है, ठीक है। आपका ग्रीस यहाँ पे लगा हुआ था, आपने सोप मॉलिक्यूल्स आ गए इसके पास, ठीक है। ये सरफेस, ये क्लीन, ये एक्चुअल सरफेस है, इसके ऊपर डर्ट जमा हो गया है, ग्रीस मींस डर्ट, ठीक है। तो देखो मैंने वैसे ही आगे ये कार्बन पार्ट से जुड़ गया है, इस पे हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये वाला पानी से अटैच रहता है। और ये वाले डर्ट जो है, पानी तो मूव हो रहा है ना, तो ये इसके साथ उठ जाते हैं ये पार्टिकल, और ये अपने साथ डर्ट को उठा लेते हैं, और इस तरीके से फिर ये अपने इसको मूव कराते हैं आपस में, ठीक है। तो फिर आपके ये सस्पेंडेड स्टेट में इस फॉर्म में रह जाते हैं, है ना। फिर सस्पेंड होते हैं ये इस फॉर्म में, डर्ट जो होता है वो सस्पेंडेड रहता है पानी में, और इसी स्ट्रक्चर को आप मिसेल बोलोगे। अगर आप बेटर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और डेफिनेशन देख रहे हो तो आपको यहाँ इस वाले स्लाइड में मिल जाएगा। यह आपका बेटर रिप्रेजेंटेशन है मिसेल का। आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट आ गया, दिस इज योर आयोनिक पार्ट या हेड जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रीस यानी जो डर्ट है वो इधर पे साइड पे होता है, ठीक है। सो दिस होल पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ मिसेल। So this is a proper definition of micelle, ठीक है। Ionic end of soap dissolves in water while the carbonic chain dissolves in oil. The soap molecules thus form structures which are called as micelle, है ना। तो ग्रीस आपका बीच में रहा, यह आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो ग्रीस को पकड़े रखता है, और आयोनिक पार्ट है जो इसकी पकड़ बनाए रखता है विद वाटर, ठीक है। So this is all about micelle formation. Last but not the least is द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। अगर आप यहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, सोप्स का मैंने पहले कहा था सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स, इसमें आपका सिर्फ सल्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, ये मैंने बताया था, सल्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। दिस बिकम्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि आप सोप जो है वो आप हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज इट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है? हार्ड वाटर होता है जिसमें आपको कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स मिलेंगे। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट होंगे तब आपका जो वाटर होता है वो माना जाता है हार्ड वाटर। इसमें क्या होता है, सोप्स जो होते हैं, सोप्स के मॉलिक्यूल कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो सारा तो आपका सोप जो है वो यूटिलाइज हो रहा है इनके साथ रिएक्शन में, तो डर्ट के लिए तो कोई जगह नहीं बचेगी ना, तो आपका सारा सोप जो, डर्ट के लिए कोई मॉलिक्यूल ही नहीं रहा उधर पे, सारा तो इसके साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसलिए आपकी सोप जो है वो जाया होती जाएगी, ठीक है। इसलिए आप सोप्स को डायरेक्टली हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते हो। बट व्हाट हैपेंस इन डिटर्जेंट्स इज, डिटर्जेंट्स आप हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स नहीं होंगे उसको सॉफ्ट वाटर बोलेंगे, हार्ड वाटर इसमें ये दोनों प्रेजेंट होंगे। तो डिटर्जेंट्स आप दोनों हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी इसका क्लेंजिंग एक्शन काफी वीक होता है सोप्स का एज कंपेयर टू डिटर्जेंट्स। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बायोडिग्रेडेबल तो होते हैं बट डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, फाइन। एंड विद दिस योर चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर कोई भी क्वायरीज होंगी तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। यू ऑल्सो हैव माई व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रही बात, प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर आप फिर से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं इंस्टीट्यूट में,
तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में अबाउट में सारी कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं. You can contact on them and you can get enrolled into our institution. Fine. So thank you and take care.